अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.5 स्टार्ट करना है, जो कि है मोमेंटम से रिलेटेड। अगर आप मोमेंटम के बारे में देखें तो मैंने आपसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था कि फिजिक्स में जब भी हम किसी न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें उसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें पता होनी चाहिए। और वो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए थे कि जब भी हम किसी नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स आपको उसको डिफाइन करना आना चाहिए, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसका यूनिट एंड फॉर्मूला, वो क्वांटिटी बेस है, ये डिराइव है, और वो क्वांटिटी स्केलर है, ये वेक्टर है। हर एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सो आज जो है वो हमने मोमेंटम पर बात करनी है। सो अगर हम मोमेंटम को डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस होता है और उस मैस को अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा ना, आप उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर बात करें तो सिंबॉलिकली मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला पर बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, अगर हम यहाँ से यूनिट बनाना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो फॉर्मूला से जो है वो हम उसका यूनिट बना सकते होते हैं। सो यहाँ पर अगर हमें यूनिट बनाना है तो देखिए, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट बनता है वो मीटर पर सेकेंड बनता है। ठीक है, एक और बात जो यहाँ पे आपको बता दूं कि मोमेंटम के लिए स्टूडेंट्स हम केजी मीटर पर सेकंड के अलावा न्यूटन सेकंड का जो यूनिट है वो भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड का यूनिट हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। फर्स्ट तो क्या है कि मोमेंटम के लिए हमने लिखा केजी मीटर, और ये जो सेकंड था ना इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हमने खुद से मल्टीप्लाई भी करना होता है सेकंड से और हमने डिवाइड भी करना होता है सेकंड से। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा केजी एम एस ऊपर वाला और ये नीचे इसकी पावर +1 है, +1 है, कंबाइन होकर +2 हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सेकंड -2 हो जाएगा। ठीक है, आप रीअरेंज कर लें तो केजी एम एस -2 साथ वाला सेकंड एज इट इज, तो हमारे पास इसका यूनिट बन जाएगा मोमेंटम का न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका दूसरा तरीका है ना न्यूटन सेकंड बनाने के लिए, एक ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी हो सकता है। और जो दूसरा हम इसके लिए मेथड यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं कि देखें, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मैस का है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2। तो हम ये जो सेकंड है इसको दो दफा नीचे लिख सकते हैं ना, इस वाले सेकंड को इस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड, पीछे बन जाएगा स्टूडेंट्स केजी मीटर डिवाइड वाला सेकंड एज इट इज। तो देखिए न्यूटन सेकंड इज इक्वल्स टू केजी ms-1। इस इक्वेशन में देखने से आपको पता चल रहा है कि जो न्यूटन सेकंड है वो केजी ms-1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि मोमेंटम के लिए आपको बुक्स में दो यूनिट्स लिखे हुए मिलेंगे, एक तो केजी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ मिलेगा और दूसरा जो है वो न्यूटन सेकंड लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी यूनिट आप के न्यूमेरिकल में या आपके डाटा में यूज हो रहा हो आप वो वाला यूनिट पुट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें स्केलर और वेक्टर के बारे में देखना होता है। तो मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल सेम होती है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मोमेंटम के ऊपर भी मैंने वेक्टर का साइन लगाया, मतलब एरोहेड लगाया, वेलोसिटी के ऊपर भी एरोहेड लगाया। तो मोमेंटम की सेम वही डायरेक्शन होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, और बेस डिराइव में देखें तो चूंकि इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है तो मोमेंटम जो है वो एक डिराइव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो मोमेंटम का मैस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है अगर हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहें, अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो आपकी बुक में आपको बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है। ठीक है, एक कार है और लेट सपोज जो है वो हमारे पास एक बहुत बड़ी सारी बस है। तो अगर आप इन दोनों में देखें ना तो चूंकि बस का मैस ग्रेटर होता है इसका मतलब है बस का मोमेंटम ज्यादा होगा बनिस्बत के कार के, क्योंकि कार का मैस कम है। ठीक है, तो हमने देखा कि मोमेंटम का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है
और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा। इसी जो आपकी बुक में चैप्टर टॉपिक नंबर 3.5 है, इसी में फर्दर जो है वो उसने कुछ सब टॉपिक्स हमें बताए हैं, जिसमें वो हमें रिलेशनशिप बता रहा है मोमेंटम का और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपस में को यूज करके आपने इनका आपस में रिलेशनशिप डिराइव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 3.5.1 मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें हम सबको पता होता है कि हमने जो है वो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप डिराइव करना है ना। इसका मतलब है हम कहीं से भी शुरू करें, फॉर एग्जांपल हम न्यूटन सेकंड लॉ से शुरू कर लें, तो स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ होता है F = ma। हमने ये सीखा था ना, हमारा जो इस चैप्टर का आई गेस सेकंड टॉपिक था 3.2, उसमें मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। वो जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया था, हमारे पास जो फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बनी थी वो F = ma बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है vf - vi / t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ना। तो आप इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो ये हो जाएगा mvf - mvi / t। अब हम लोग को पता है कि मोमेंटम जो है वो mv के इक्वल होता है। इसका मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख सकती हूँ ना pf - pi / t, और इस pf - pi को डेल्टा p / t लिखा जा सकता है, यानी कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपको ये बताती है कि अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया, ये पेपर में आने वाला काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको प्रूव करने के लिए आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट किया और आपने कोई ना F = डेल्टा p / डेल्टा t बना दी। यही काम आप मोमेंटम से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम अगर आपने डिराइव करना है ना, चेंज इन मोमेंटम, तो फिर आप यहां से स्टार्ट करके वापस ये चीज बना सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले कोई आप ये लिखेंगे ना कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है। तो देखिए डेल्टा p है तो डेल्टा p pf - pi / t आ जाएगा। फिर आप pf जो है वो mvf - mvi / t लिख लेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशन में से m को कॉमन ले लें तो vf - vi / t आ जाएगा, और ये वाली चीज जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो आप चाहें तो आप रिवर्स भी यूज करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के इक्वल पहली इक्वेशन लेके और फिर फर्दर उसमें स्टेप्स पुट करके तो आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो है वो इसी मोमेंटम वाले टॉपिक में उसने आपको मोमेंटम को यूज करके या मोमेंटम के फॉर्मूला को आगे जैसे भी हमने डिराइव किया ना, फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ से बनने वाली जो फोर्स होती है वो और चेंज इन मोमेंटम में रिलेशनशिप, तो इसी को यूज करके वो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे कि हम इम्पल्स कहते हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें सब टॉपिक है वो 3.5.2 है और वो जो है वो हमें इम्पल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं उस इक्वेशन से आपको इम्पल्स बताऊं, पहले मैंने आपसे कहा कि जब भी हम किसी न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिख लेते होते हैं ना। सो अगर हम इम्पल्स को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि जी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, एवरेज फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और यहाँ पर मैंने एवरेज फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया कि देखें हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो सम टाइम या सम कंडीशंस ऐसी होती है कि वो जो अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो पहले स्मॉलर होता है, फिर ऐसा ऐसा टाइम के साथ साथ बढ़ना शुरू करता है। तो जब हमारे पास फोर्स की डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं कि पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था फिर ऐसा ऐसा ज्यादा होते होते पीक पर जाता है, तो फिर इस केस में हम अपनी आसानी के लिए एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सिंबल की बात करें तो जे से या आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम 9th क्लास का चूंकि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में जो है वो इम्पल्स के लिए उसने जे का सिंबल इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है
J इज इक्वल्स टू F एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, फॉर्मूला से हम इसका यूनिट बना सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास हो जाएगा J इज इक्वल्स टू, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो हम कहते हैं सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम, सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट भी हमने न्यूटन सेकेंड पढ़ा था ना, तो इम्पल्स का भी यूनिट जो है वो मोमेंटम की तरह का सेम होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इसके स्केलर वेक्टर में बात करें तो स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम वही डायरेक्शन होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स की डायरेक्शन होती है। इम्पल्स हमेशा उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। स्केलर वेक्टर में देखें तो चूंकि इसका बेस डिराइव में देखें तो इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। अब अगर हम उस जो हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखी हुई है ना फोर्स और मोमेंटम वाली इक्वेशन, उस इक्वेशन में हमने ये वाली फॉर्म लिखी है ना, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, तो हम उसी इक्वेशन में से रीअरेंज करते हैं कि ये जो F है इसके साथ हम T को डेल्टा नहीं था सॉरी सिर्फ T था, अगर हम T को मल्टीप्लाई करें तो ये डेल्टा P हो जाएगा और F एवरेज इंटू T जो है ये इम्पल्स के इक्वल है, तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो दोनों के यूनिट भी सेम है, तो ये इक्वेशन हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। फिर वो हमारे इसी टॉपिक में हमें जो है वो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। वो हमें बताया है कि जो क्रिकेट बॉल होती है अगर उस केस में आप देखते हैं ना तो इनिशियली जैसे ही बैट्समैन बॉल आकर बैट के साथ टकराती है, बैट्समैन उसको फोर्स लगाता है तो पहले जो फोर्स होती है वो कम फोर्स होती है, जैसे जैसे बॉल आगे जाकर मूव करना शुरू करती है ना तो उस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ना शुरू कर देती है और बॉल जो है वो अपनी पोजीशन और अपनी लोकेशन को चेंज करके जरा दूर या काफी दूर जाकर गिर जाती है ग्राउंड के पास। वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर किस तरह या कितनी फोर्स अप्लाई की है। तो उसी वो जो अप्लाइड फोर्स है, क्योंकि हम इम्पल्स में एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल, तो वो आपकी बुक में आपको एक ग्राफ बनाकर दे रहा है लाइक दिस। यहाँ पर जो है वो उसने फोर्स एवरेज मेंशन किया, यहाँ पर टाइम टी, ठीक है। वो आपको बता रहा है कि इनिशियली हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू करती है और थोड़े दूर फासले पर जाकर कुछ हाइट कवर करके डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स बॉल जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है, कुछ फासले पर जाकर वो गिर जाती है। इसका मतलब है इस टाइम पर जो है वो बॉल पर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम थी और कुछ देर के बाद जो है वो रिटार्डेशन की वजह से, चूंकि बॉल को जैसे हिट करते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां पर उस पर एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स लगती है जो उसके मोशन को रिटार्ड करती है, रोकती है। तो कुछ देर के बाद जो है वो बॉल जाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। तो इस तरह से उसने हमें बताया कि हम यहाँ पर एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रीजन क्या है कि चूंकि जो फोर्स अप्लाइड है वो डिफरेंट होती है, पहले कम फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा। तो इस तरह की सिचुएशन में जब फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है या ग्रेजुअली कम हो रहा होता है तो फिर हम अपनी आसानी के लिए एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमें इसी में वो जो फर्दर सब टॉपिक बता रहा है वो आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3.5.3 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करना है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि जब भी हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे होंगे ना तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम जो सिस्टम का है कोलाइड करने से पहले वो, और जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद जो उनका मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम of the two bodies before and after collision remains same। ठीक है, दो बॉडी का मोमेंटम कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया आइसोलेटेड सिस्टम
तो स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिस सिस्टम में ना तो कोई चीज बाहर से एंटर हो सकती है और ना ही कोई चीज सिस्टम के अंदर से बाहर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास एक कंटेनर है ना, एक क्लोज कंटेनर है, तो आपने इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो ऐसी बनाई हैं, परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल है। ठीक है, इंसुलेटेड वॉल का मतलब क्या है कि जो कुछ भी इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, इस कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, ना तो इसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, और जो भी कुछ बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ना तो वहां से कुछ इस सिस्टम में आ सकता है। इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम में जो बाहर से लगने वाली फोर्स होती है वो जीरो होती है ना, क्योंकि ना तो अंदर से कोई चीज बाहर जा रही होती है। इसका मतलब है ना तो सिस्टम सराउंडिंग पे फोर्स लगा रहा है, और ना ही बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है ना ही सराउंडिंग सिस्टम पर फोर्स लगा रही है। तो अगर हम ये जो हमने फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था, इसको इस तरह से लिखें, यानी कि फोर्स और चेंज इन मोमेंटम को, तो चूंकि हमारे पास अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी बाय टी। ठीक है, इसको आप इस तरफ ले जाएं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी जो है वो एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर होता है। इसका मतलब है एम वी एफ इज इक्वल्स टू एम वी आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम शुड मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम से क्या मुराद हुई कि अगर दो बॉडीज हैं, उन्होंने आपस में कोलाइड करना है, तो कोलाइड करने से पहले का मोमेंटम, जब वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे उस वक्त का मोमेंटम, और जैसे ही वो कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमें एग्जांपल दे रहे हैं गन एंड बुलेट की। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में वो आपको गन एंड बुलेट की एग्जांपल दे रहा है, गन एंड बुलेट की। ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि इनिशियली जो है गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर होती हैं। इसका मतलब है जब वो रेस्ट पर है तो उनकी वेलोसिटी जीरो है, और जब उनकी वेलोसिटी जीरो है तो फिर मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू एम वी होता है ना। जब इनकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स इनका मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इनिशियली जो है वो इन दोनों का, गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप गन से को फायर करते हैं, बुलेट निकलती है, तो हमने नोटिस किया होता है कि जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करके जाती है, और जो गन है वो थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। इस एग्जाम्पल को हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, और वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि जब भी कहीं पर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उस एक्शन का हमेशा इक्वली मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी मिलने को, देखने को मिलता है। इसका मतलब है जैसे ही आप गन को फायर करेंगे तो जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, और जो गन है स्टूडेंट्स वो पीछे की वेलोसिटी डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जो गन का पीछे की डायरेक्शन में मूव करना है विद सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी, इसको हम रिकॉइल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इक्वेशन में यूं लिख सकते हैं ना कि आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद जो मैस ऑफ गन होगा और जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो प्लस मैस ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट की इक्वल हो जाएगी। आफ्टर फायरिंग में ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और हमने देखा है कि गन चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो फिर हम लिखेंगे मैस ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मैस ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर आपने वेलोसिटी ऑफ द गन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मैस ऑफ गन। ये फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी ऑफ द गन निकाल सकते हैं, और ये जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है इसके साथ हमारे पास ये नेगेटिव साइन लगता है, तो इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी का। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है, मैंने भी आपको बताया कि नेगेटिव साइन जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम यहाँ पर लगा रहे होते हैं कि गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और बुलेट आगे की डायरेक्शन में मूव करती है, तो गन की जो डायरेक्शन है वो बुलेट से अपोजिट होती है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपनी इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन इंसर्ट कर देते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मोमेंटम से स्टार्ट किया कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, फिर हमने मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान में रिलेशन देखा, फिर हमने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद आगे लेकर चलकर इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को रीड किया, और फिर लास्ट जो है वो हमारा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी कर लिया। अगर आप अपनी बुक देखें तो आपकी बुक का स्टूडेंट्स पेज नंबर 77 है, वहां पर उसने मोमेंटम की हेडिंग में आपको मोमेंटम का इंट्रोडक्शन बताया है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
नेक्स्ट देखें तो पेज नंबर 78 पर उसने आपको फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के दरमियान में रिलेशनशिप बताया है कि नेट फोर्स m a की इक्वल होती है। मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करके पेज नंबर 79 पर इक्वेशन नंबर 3.5 में उसने आपको नेट फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी बताया हुआ है। ठीक है, ये पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पेज नंबर 80 पर उसने आपको इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया, और फिगर नंबर 3.19 में देखें तो वो उसने आपको बैट्समैन के साथ ग्राफ बनाकर दिखाया कि फोर्स और टाइम है, इनिशियली फोर्स बढ़ रही है फिर फोर्स कम हो रही है। अगर आपने इस डायग्राम में से फोर्स निकालनी है या इम्पल्स कैलकुलेट करनी है तो हम एरिया अंडर द ग्राफ को यूज करके इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 81 पे उसने आपको न्यूटन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन किया। फिर आपको उसने गन और बुलेट की एग्जांपल बताई है, और पेज नंबर 82 पर उसने आपको बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ द गन है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला mb vb डिवाइड बाय mg लगता है, और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट इज द गन रिकॉइल। तो मैंने आपको बताया कि गन की वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी का नाम देते हैं, और ये रिकॉइल वेलोसिटी जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है वो होती है। फिर कह रहा है कि mass of the gun is much greater than bullet, therefore recoil is much smaller than the velocity of the bullet। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे एंड अप हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक था, आप बुक से रीड कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर बात करेंगे।